हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स फैकल्टी। हमने पिछली वीडियो में चालू किया था कि कैसे ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे और हमारा एडवांटेज ले रहे थे। हम लोग कैसी सिचुएशन से सफर कर रहे थे वो हम ही जानते हैं, क्योंकि हमने उन सब चीजों के बारे में पिछली वीडियो में सुना और समझा कि हम कैसी कंडीशंस में जी रहे थे, हमें किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और कैसे कैसे स्टेप्स लिए जा रहे थे जो कि हमें अफेक्ट कर रहे थे। फाइनली वी आर ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जहां पे हम समझेंगे कुछ और बातें जो कि बताएंगी इस चैप्टर की ब्रीफ डिटेल्स। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी ऑल फॉर फ्री। यूपी बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, डजंट मैटर, सारे बोर्ड्स कवर होते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर ही, और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर ईच एंड एवरी वन। आप अगर आ चुके हैं, नोट्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे, वीडियोस देखनी किसी भी टॉपिक की फ्रॉम केजी 1 to 12th मिल जाएंगी। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। चलिए गाइस, तो चालू करते हैं हमारी इस वीडियो को भी और समझते हैं आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमने पिछली बार एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में समझा था पिछली वीडियो में कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे किस तरह से डिपेंडेंट थे, और एज वी नो दैट हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप्ड बिल्कुल भी नहीं था, एंड बेसिकली बहुत ही लेस परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज एक्चुअली वर्किंग, और बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट के साथ भी और बहुत सारी चीजों के बाद भी हम लोग डेवलप नहीं कर सकते थे उस चीज को। फॉरेन ट्रेड के बारे में समझेंगे कि भैया जब हम ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए हैं तो वो किस तरह से हमारे ऊपर रूलिंग कर रहे थे कि वो हमारे प्रोडक्ट्स को बाहर भेजकर अपना फायदा करवा रहे थे, मतलब दे वर एक्सट्रीमली एक्सप्लॉइटिंग अस इन एवरी सिंगल मैनर। चलिए जी, जरा देखते हैं, थोड़ा डिस्कशन करते हैं। व्हाट आर वी गोना टॉक अबाउट दिस? द पुअर स्टेट ऑफ इंडियन सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल illustrated in the following points. अच्छा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब जरा मेरी एक बात समझिएगा बेटा, हैंडीक्राफ्ट जो था हमारा, हैंडीक्राफ्ट वाज हैंडमेड चीजों का बना हुआ, काफी पुराने जमाने का। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे पास टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तो हम लोग बहुत सारी चीजें हैंडमेड बनाते थे, है ना, हाथों से बनाते थे, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट्स और टेक्नोलॉजी टाइप की चीजें नहीं हुआ करती थी। सो वी वर मेकिंग अ लॉट ऑफ हैंडीक्राफ्टेड थिंग्स, लाइक हम लोग पॉटरीज और स्वॉर्ड्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, वेपन बना रहे थे हम लोग, वेपन्स बना रहे थे। वी वर मेकिंग डिजाइनर स्वॉर्ड्स, है ना, डिजाइनर स्वॉर्ड्स, तलवारें होती है ना, डिजाइनर स्वॉर्ड्स। We were making a lot of pottery stuff and everything. हम बहुत सारी चीजें जो है हाथ से बनी हुई कंज्यूम कर रहे थे, सिल्क बनाना, ये सब चीजें करना, तो बहुत सारी हैंडमेड चीजों के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे। अब प्रॉब्लम ये थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है जब आप बात करो किसी इंडस्ट्री को सेटअप करने की, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या समझते हैं? देखो यहां पे क्या है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब है बेटा? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब देखो, इस वाले स्लाइड पे ही लिख देता हूं, चलो ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है इंडस्ट्रीज को सेट करना, फॉर वेरियस पर्पसेस, ठीक है, सेट करना। आप इंडस्ट्री को प्रमोट करें, बेसिकली प्रमोटिंग द इंडस्ट्रीज, है ना। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है, यू आर रिस्ट्रिक्टिंग। क्या कर रहे हो आप? रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हम लोग को, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, व्हेन हमें पता चला, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा इस पूरी वीडियो का एक सम अप दे देता हूं, जो कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा थ्रू आउट द टॉपिक को सुनने में, और काफी ज्यादा आपको बेनिफिट भी करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हम लोग क्या है, बाकी रिच इन रॉ मटेरियल्स,
रॉ मटेरियल्स के अंदर हम काफी रिच थे, तो हमसे काफी मटेरियल्स है ना, हम काफी रिच थे इन सब चीजों में, हम काफी रिच थे, तो हमसे ये लिया गया काफी चीप रेट पे। किस पे? काफी चीप प्राइसेस पे हमसे काफी अच्छे से परचेज किया गया। बाय होम? बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स से हमने ये काफी चीप रेट पे मंगवाया गया। फिर ये जो रॉ मटेरियल्स थे ये ट्रांसफर करे जाते थे यूके की, मतलब ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में, ठीक है, इंडस्ट्रीज में लाए जाते थे। तो हमें पहले बहुत सस्ते में कुछ चीजें बेचते थे, मतलब खरीदते थे हमसे बहुत सस्ते में, वो लगान लगाना और वो सब टैक्सेस वगैरह लगाना वो तो करते ही थे, और बहुत सस्ते में और खरीदते थे हमसे। उसके बाद एक प्रॉब्लम ये हुई कि जब ये इंडस्ट्रीज के पास जब ये रॉ मटेरियल आता था तो ये इसको कन्वर्ट करते थे एक चीज में जो कि होता था फिनिश्ड गुड। क्या होता था वो? फिनिश्ड गुड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम जो है मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं ये नहीं बोल रहा दिस इज द एक्चुअल एग्जाम्पल, बट इस सिनेरियो में एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। क्या एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल द रॉ मटेरियल वाज व्हीट, गेहूं बना रहे थे। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम गेहूं की बात कर रहे हैं, गेहूं से फिनिश्ड गुड क्या बनाते थे बेटा? ब्रेड बना दिया। मान लो जैसे कि हमारे यहां पे ब्रेड नहीं बनती थी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ब्रेड नहीं बनती थी, तो ये हमें ब्रेड कन्वर्ट करते थे, और ब्रेड कन्वर्ट करके हमें ये जो है बेटा कुछ और फॉर्म में, जैसे कि मान लो ब्रेड है, तो अब ब्रेड में क्या होता है, गेहूं हमारे यहां पे मिलता था, है ना। अब क्या हुआ कि ये जब सिनेरियो हुआ जहां पे हम ब्रेड कन्वर्ट कर रहे हैं, ब्रेड एक फिनिश गुड है, तो जब ये प्रोडक्ट आया इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर आया तो इसके ऊपर ना फ्री इंपोर्ट्स। क्या सर? जैसे कि फ्री इंपोर्ट्स मतलब इनके ऊपर टैरिफ ड्यूटी कुछ नहीं लगती थी, आप फ्रीली इंपोर्ट्स कर सकते हो, यू डोंट हैव टू पे। जबकि इकोनॉमी में होना क्या चाहिए? एक्सपोर्ट्स फ्री में हो, इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगाओ, क्योंकि लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे एक्सपोर्ट कम करेंगे तो हमारी वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं हम, है ना। ये घर से खर्चा ज्यादा हो रहा है, इनकम कम आ रही है, मतलब पैसा देश के अंदर 100 रुपए आ रहा है और खर्चा 200 कर रहे हो, तो भैया देश तो बर्बाद हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, इनने चलाने वाले कौन थे? ये थे ब्रिटिशर्स पॉलिसी बनाते थे, तो ब्रिटिशर्स ने इंपोर्ट्स को कर दिया फ्री और एक्सपोर्ट्स पे लगा दिया टैरिफ, एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ चार्जेस लगा दिए। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल हम रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल की जगह अगर एक एग्जांपल ले ले कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है हमारे पास, कोई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जैसे कि कोई इसके साथ साथ मान लो, या फिर एक एग्जांपल हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है कोई, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो है मान लीजिए 200 रुपए का है। कितने का है? 200 रुपए का है। वही हैंडीक्राफ्ट जो रॉ मटेरियल से बन रहा है ना, वही रॉ मटेरियल को मशीनों से यूज करते थे तो मशीनों में खर्चा कम लगता था, और सस्ते में फ्री इंपोर्ट्स लगा के यहां पे 150 में बेचते थे। कितने बेचते थे? मान लो 150 में बेचते थे। मतलब खरीदना हमसे रॉ मटेरियल 20-25 रुपए में, उसको ट्रांसफॉर्म करना और 150 में बेचना, जहां पे सेम प्रोडक्ट हाथ से बनाया हुआ, मतलब मान लीजिए कि एक घड़ी बना रहे हैं अपन, घड़ी जो है हैंडमेड 200 रुपए की मिल रही है, देश की ही घड़ी है, इंडिया में मैं अपनी घड़ी बना रहा हूं 200 रुपए के अंदर मैं 200 की बेच रहा हूं, और यही का सामान ले जाके किसी और दूसरे देश में कोई मशीनों से घड़ी बना के 150 रुपए में मेरे देश में बेच रहा है। मतलब मेरे ही देश का सामान तुम बाहर ले जाके प्रोडक्ट बना के मेरे ही देश में मुझे से ही कंपीट कर रहे हो, तो मैं कैसे एक्सप्लॉइट हो गया? मेरा तो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस ही खत्म हो गया। क्योंकि इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट्स मतलब दूसरे देशों से कुछ प्रोडक्ट या कुछ चीजें आना आपके देश के अंदर। और ये इंपोर्ट्स पे कोई चार्जेस क्यों लगाते हैं सर? वो हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे देश में जो चीज बन रही है, हमारे देश के बिजनेस वालों को नुकसान ना हो। बेटा मैं किसानी कर रहा हूं और मैं ही कोई फाइनल प्रोडक्ट बना के बेच रहा हूं, अगर मैं अपने देश में उगाकर और उसी प्रोडक्ट को बनाकर भी
मैं अगर सस्ते में नहीं बेच पा रहा और बाहर की कंट्री का कोई इंसान आकर मुझे वही प्रोडक्ट मेरे से ही सस्ते में बेच रहा है, उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लग रही है कि इंपोर्ट चार्ज लगेंगे, बाहर के देश से आ रहा है तो पैसा ज्यादा लगेगा, उस पर वो भी उससे भी सस्ते में बेच रहा है, तो भैया मैं तो पूरा एक्सप्लॉइट हो गया, मैं तो पूरा एक्सप्लॉइट हो गया। इसीलिए फॉर एग्जांपल मैं आज की कंडीशन से अगर आपको बताऊं तो अगर आप बोट के ईयरफोन्स लेके जाओगे तो आपको काफी सस्ते में मिल जाएंगे, लेकिन यहीं आप कहीं JBL सोनी के स्पीकर्स लेने जाओगे, एप्पल के स्पीकर्स लेने जाओगे तो यू विल फाइंड इट मच एक्सपेंसिव बिकॉज उनके ऊपर ड्यूटीज लगती हैं। राइट? समझ आया बेटा? ये चीज बहुत मायने रखती है। आप डोमेस्टिक मार्केट को भी बचाना चाहते हो, पर वो क्या करना चाह रहे थे, वो तो सिर्फ अपना फायदा देखना चाह रहे थे, तो इंपोर्ट्स फ्री कर दिए। और मैं अगर अपना प्रोडक्ट किसी और देश में बेचने चले जाऊं तो उस पर इसने एक्स्ट्रा प्राइस बढ़ा दी, मतलब मैं 200 का बाहर बेचने निकल गया तो मेरे को 300 का पड़ेगा, मतलब किसी और कंट्री को 300 का पड़ेगा। और जब यही 150 में बेच रहे हैं किसी और देश में, तो हम तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? हमारा प्रोडक्ट तो 300 में कोई खरीदेगा नहीं डबल द प्राइस में, हाँ या ना? तो ये हर एस्पेक्ट से हमको एक लूप में फंसा के रखे थे कि आप यहां जाओ तो भी गड्ढा, यहां जाओगे तो भी गड्ढा, और मतलब आप बेनिफिट कर ही नहीं पा रहे हो। और भी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस जो कि मैं आपको बताता हूं। अब बेटा क्या हुआ, द प्राइमरी मोटिव ऑफ द ब्रिटिश रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू फोल्ड, दो तरीके से, कि सबसे पहले रॉ मटेरियल को इंडिया से चीप रेट में खरीदो, ठीक है, और उन्हीं के रॉ मटेरियल से बना के एक प्रोडक्ट बनाओ, उनके रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट बनाओ, और वो प्रोडक्ट जो है आप हाई प्राइस में इंडियन मार्केट में बेचो, ठीक है। अब हुआ क्या, रिन्यूड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज renowned हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जो हमारी बहुत रेनाउंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, मतलब पूरे देशों विदेशों में हमें पसंद करी जाती थी, जो हमारी हैंडीक्राफ्टेड इंडस्ट्री थी, उसका ना डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बनाया गया। क्या बनाया गया? इंट्रोडक्शन हुआ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का, कि आप इंपोर्ट को कर दो फ्री फाइनल गुड्स पे। जैसे कि क्या होता है, मान लो जैसे कि आज की डेट में अगर मैं टेस्ला गाड़ी मंगाऊंगा बाहर के देश से, तो अगर मान लो 30 लाख की बिकती है ना, तो मुझे 60 लाख में पड़ेगी, 100% कस्टम ड्यूटी लगती है उसके ऊपर, है ना, डबल द प्राइस मिलता है। तो मैं आम जनता को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए होता है कि यार मैं 30 लाख की गाड़ी सच्चा यहीं खरीद लेता हूं, या 60 लाख की मेरे को एक लग्जरी गाड़ी मिल जाएगी, है ना। तो एक वो चीज भी मायने रखती है। यहां पे क्या हुआ, फाइनल गुड पे इंपोर्ट्स हो रहे हैं ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री इन इंडिया के अंदर ब्रिटिश इंडस्ट्री में, बट हैवी ड्यूटी वाज इम्पोज्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। इंडियन हैंडीक्राफ्ट के अंदर एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कुछ भी पैसा नहीं लगाया जा रहा है, बट हैवी ड्यूटी ऑन दी वाज इम्पोज्ड, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, एक्सपोर्ट्स पे बहुत हैवी ड्यूटी लग रही है, इंपोर्ट्स फ्री है। देश के अंदर प्रोडक्ट लाना फ्री, बाहर जाना आपके लिए पैसा लगाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी में आपको पैसा लग रहा है। अब भैया इन सब दिक्कतों से क्या हुआ, एक इफेक्ट आया हमें। हमारे देश के अंदर वैसे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज्यादा था, बहुत गरीब लोग हैं देश के अंदर, और फिनिश्ड गुड का इंपोर्ट जो है भाई साहब, वो जो है बहुत ज्यादा हमें दिक्कत देने लगा, कि हमारे देश का हाथ से बना हुआ सामान महंगा पड़ रहा है और बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है वो सस्ते में बेच रहा है, तो हमारे देश से हमारा तो सामान कोई खरीद ही नहीं रहा है। ऑल्सो मशीन से बना हुआ सामान जो है वो उसकी क्वालिटी कंसिस्टेंट है, हाथ से बना हुआ सामान तो थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, मशीन से बनी हुई चीज जो एकदम एग्जैक्ट मिल रही है हर बार, तो लोग उस पर शिफ्ट होने लग गए। लैक ऑफ कैपिटल एंड गुड इंडस्ट्री भैया काफी ज्यादा दिक्कत में थी, क्योंकि हमारे पास थी नहीं, हमारे पास फर्नीचर इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स बनाने वाली कोई इंडस्ट्री नहीं थी, मशीन्स बनाने वाली, बिल्डिंग्स वगैरह ऐसी कोई चीज ही नहीं थी जो हमें हेल्प कर सके। और जब प्रोडक्शन, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी हमारे पास, तो ऑब्वियसली बात है जीडीपी का कंट्रीब्यूशन भी हमारा काफी कम होगा। जब हम बना नहीं पा रहे हैं, बाहर के देश से प्रोडक्ट बनते बनते इधर आ रहे हैं, तो प्रोडक्शन तो हमारे देश में हो ही नहीं रहा है, और हम प्रोड्यूस करेंगे क्यों अगर हमें महंगा पड़ रहा है तो, हाँ या ना। तो हमारा जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन कम, ना के बराबर है, मतलब ना के बराबर नहीं बोलूंगा, कम है काफी। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर जो है उसका बहुत ही लिमिटेड काम था, बहुत ही लिमिटेड, कि भैया एक आध रेलवे वगैरह में काम कर लो, पावर जनरेशन में काम कर लो, कम्युनिकेशन में काम कर लो, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कुछ अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होगी, कुछ पोर्ट्स होंगे, रेलवे होगा, पावर जनरेशन और कम्युनिकेशन मतलब ऑल इंडिया रेडियो वगैरह हो गया, है ना। इन सब चीजों के अंदर ये बस काम कर रहे थे पब्लिक सेक्टर।
बस इतनी चीजों में काम कर रहे थे, बाकी हमारे पास इंडस्ट्री के नाम पे कुछ चीजें थी। इंडिया रिमेन्ड बैकवर्ड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारे नाम पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। ठीक है, जरा ये चार्ट देखिएगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर डिक्लाइन देखा गया, हमें इफेक्ट देखा गया काफी ज्यादा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स की कमी होना, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन काफी कम था और बहुत ही लिमिटेड रोल था। जैसे कि रेलवेज में था हमारा रोल बहुत ही कन्फाइंड था। हमारा रोल जो है रेलवेज के साथ साथ और कहां पे था भैया, अपना जैसे मान लो पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, इन सब चीजों पे हमारा रोल जो है कन्फाइंड था। अब यार फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हो आप, जब अभी आप सर बता ही रहे थे फॉरेन के अंदर कैसे इंपोर्ट ड्यूटी और ये सब के बारे में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था हमारा। एक्सपोर्ट्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हो रहा है एंड इंपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड, कि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल जा रहे हैं बाहर और प्रोडक्ट्स बन के वापस आ रहे हैं देश के अंदर, ये हमारे यहाँ पे हो रहा था फॉरेन ट्रेड के अंदर। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, कि भैया आप एक्सपोर्ट कर ही 2-4 देशों को सकते हो, पूरी दुनिया से किसी और देश से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आप अगर करोगे तो 2-4 देशों को करोगे, मतलब हमें लिमिट दे दी गई है। एक्सपोर्ट भी करोगे तो लिमिट के साथ, कि पूरे 200 देशों में से, मान लो 200 देश थे, 200 देशों में से आप सिर्फ 5 देशों को एक्सपोर्ट कर सकते हो, बाकी 195 को एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। तो भैया कैसी मोनोपोली थी ये, तो है ना। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ को ड्रेन कर रहे थे। तो भैया सब चीजों को जरा समझते हैं। सबसे पहले प्राइमरी गुड्स को भैया आप एक्सपोर्ट करो, फाइनल गुड्स को आप, फिनिश गुड्स को जो है आप इंपोर्ट करेंगे। मनी कंट्रोल, कम से कम आधी, मोर देन आधी फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू, आधे से ज्यादा जो रिस्ट्रिक्शन था फॉरेन ट्रेड में वो किस कंट्रीज के पास था, ब्रिटेन के पास था, विद अदर फ्यू कंट्रीज लाइक पर्शिया, मतलब जो ईरान है और जो श्रीलंका है। श्रीलंका, चाइना, ईरान या पर्शिया आप बोल लो पुराने जमाने के हिसाब से, है ना, ब्रिटेन, ये कुछ ऐसे देश थे जिनके पास हम जो है आधी से ज्यादा हमारे फॉरेन ट्रेड इन्हीं के लिए रिस्ट्रिक्टेड थे, हम इन्हीं को ही कर सकते हैं और कर नहीं सकते। सुएज कनाल बनाया गया, सुएज कनाल का पर्पस था कि हम कम कॉस्ट में जल्दी ट्रांसपोर्ट कर पाए, कनेक्टिविटी बिल्ड कर पाए देशों के बीच में। सुएज कनाल जो है वो एक ऐसा कनाल, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट मेथड बना, एक ऐसा कनाल बना जहां से इंडिया में इजीली एक्सेस कर सको कोई भी कंट्री इंडिया में इजीली एक्सेस कर सकता है, ट्रेड कर सकता है और वहां से सामान का आदान प्रदान अपने देश तक करवा सकता है बहुत आसान तरीके में। यह हमारा सुएज कनाल का पूरा पार्ट था और यह एक डायरेक्ट रूट था इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। ये बेटा एक डायरेक्ट रूट था इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। मतलब अगर आपका डायरेक्ट रूट है तो आप बोल सकते हो कि सर इसके बीच में रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे सर। मतलब क्या मतलब बेटा कि आप ये बोल सकते हो कि फ्रीली ट्रेड हो रहा है, कम से कम पैसा कम से कम लग रहा है और डायरेक्ट आपके रॉ मटेरियल्स जो है इधर से उधर हो रहे हैं और वहां से रॉ मटेरियल्स यहां तक आ रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो बेटा ये सब चीजों, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सुएज कनाल, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। अ लॉट ऑफ टाइम्स इसके बारे में पूछा जाता है सुएज कनाल क्या था। मे बी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाए, 1 लाइनर में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल एक MCQ में आ जाए कि भैया सुएज कनाल क्या था, क्या है, कौन से ईयर में आया। दैट इज गोइंग टू बी 1869 में ये जो है आया आप लोगों के लिए और इंडिया टू ब्रिटेन के बीच में कनेक्टिविटी बनाई। फॉर व्हाट? फॉर द रीजन ऑफ कि कम से कम पैसों में ट्रांसपोर्ट जल्द से जल्द हो सके, जिससे कि इंडिया के अंदर एक्सेस इन सारे कंट्रीज का बहुत इजीली हो सके। समझ आया? मतलब ब्रिटेन का स्पेशली। क्लियर? फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के हिसाब से इंडिया की वेल्थ में ड्रेन हुआ। एक्सपोर्ट सरप्लस वॉज यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस। एक्सपोर्ट सरप्लस, कि हम एक्सपोर्ट सरप्लस वॉज यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस, कि एक्सपोर्ट हम जो है कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं इंपोर्ट से। मतलब आप बताइए एक कंट्री के लिए जहां पे एक्सपोर्ट देश के बाहर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत बल्क क्वांटिटी में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, है ना, बहुत बल्क क्वांटिटी में सब एक्सपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट्स जो है बहुत ही कम, इंपोर्ट जो है कम,
इंपोर्ट जो है काफी कम, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा आप देश से लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, कम हो रही हैं चीजें। तो बेटा ये क्यों किए जाते थे कि पेमेंट्स हो सके, किसकी, इनके खर्चों की। ये ज्यादा एक्सपोर्ट्स किस लिए हो रहे थे कि इनके खर्चों की पेमेंट हो सके, टू मेक द पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेट अप इन द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट में जो भी ऑफिस उन्होंने सेट किए हैं उनके खर्चे निकल सके, पेमेंट जो है एक्सपेंसेस जो है वो कर सके, ऑल्सो वॉर में जो खर्चे होते हैं वो भी निकाल सके। कॉलोनी बनाने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, जब वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात करें या फिर वॉर स्टेट में थे सारे देश, तो बेटा वॉर में जिस भी देश होता है, जिस भी देश में स्टेट ऑफ वॉर होता है बेटा, उसमें वेल्थ इतनी ज्यादा लगती है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। बेटा वॉर ने बड़ी से बड़ी इकोनॉमीज को ढेर कर दिया है। अच्छे से अच्छे वेल्दी देश भी बहुत सफर करते हैं अगर उनके देश के अंदर वेल्थ जो है सही से नहीं इस्तेमाल हो रही, ड्रेनेज हो रहा है अगर वेल्थ का, क्योंकि वॉर में बहुत पैसा लगता है, एम्यूनेशंस, टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ आर्मीज के लिए, सोल्जर्स के लिए फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर, मतलब ऐसी कई सारी चीजों के अंदर, कई सारी चीजों से आप बोल सकते हो कि भैया बहुत दिक्कत होती है, बहुत पैसा लगता है, और वो पैसा लगाने के चक्कर में आपको कई बार इकोनॉमी को सफर करना पड़ता है, अच्छे अच्छे वेल डेवलप्ड देश भी। तो बेटा जब ब्रिटेन अगर फाइट कर रहा होगा वॉर में तो पैसा कहां से लाएगा, अपने देश से तो कमाएगा, और जितनी भी कॉलोनीज है वहां से अपने खर्चे निकालने के लिए पैसा बनाएगा। ऐसी भी चीजें करी गई हैं। तो इस तरह से ब्रिटेन ने इंडिया के वेल्थ को ड्रेन किया है। समझ आया? ये वीडियो में बेटा अपना इतना ही पार्ट था, और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर बने रहिए, जहां पे सानिध्य सर की वीडियोस आपको मिल जाएगी फॉर फ्री 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 फ्री। आप जो है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम के लिए अपने पास अलग चैनल भी है, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स के अंदर जाके आप वीडियो देख सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे एस्पेक्ट में ही वीडियोस है आपके पास अवेलेबल हैं। सारी वीडियोस फॉर फ्री हैं, भले ही फिर आईपैड हो, मोबाइल फोन हो या फिर यूट्यूब चैनल हो, डजंट मैटर। ऑल्सो आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और उसके यूट्यूब चैनल पे सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो, फ्रॉम KG1 टू लेके 12 तक की बेटा। और आपके पास ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को प्रेस करें, ई नोट्स और ई बुक्स भी आप अवेल कर सकते हो, जो कि आपको 95+ % लाने में हेल्प करती है। सर वाई 100 में से 100 मार्क्स लाने में हेल्प करती है, हाउ? क्योंकि बेटा 95+% लाना इतना आसान नहीं होता। टीचर्स द्वारा बनाए जाते हैं ये ई नोट्स। ये ई नोट्स जब आप टीचर द्वारा बनाते हैं तो आपको मार्जिन ऑफ एरर, जो आप आंसर देखते हो वही लिख के आते हो, टीचर्स गलती करते हैं कम, मतलब ना के बराबर ऑब्वियसली, है ना, तो आपके भी मार्क्स कटने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। पहले भी स्टूडेंट्स के आए थे, अभी भी आए हैं 100 में से 100, और आगे भी आएंगे, आप ही लोग लेके आओगे, ठीक है। और आप चाहो तो हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हो, जो कि है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर भी। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।